हेलो दोस्तों मैथ्स के प्रीवियस ईयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ हमने चला रखी है उस सीरीज़ के 14 पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम पार्ट नंबर 15 आपके साथ डिस्कस करेंगे और इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो आपको स्क्वायर का पेरीमीटर बताना है और स्क्वायर जो है वो सर्कल के अंदर है। पहले तो इसकी ड्राइंग बना लेते हैं। तो ओ जो है वो सर्कल का सेंटर है और ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है जो कि सर्कल के अंदर है। अब अगर मैं ओ को सी से ज्वाइन कर दूं तो ओ सी क्या है, सर्कल का रेडियस जो कि आपको कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है ना। और अगर ओ को ए से ज्वाइन कर दें तो ये भी क्या है, रेडियस है और ये भी कितना होगा, 5 ही होगा। ठीक है। अब देखो आपको पता है ए बी सी जो है वो क्या होगी, एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी। ठीक है। और क्योंकि ए बी सी डी एक स्क्वायर है तो स्क्वायर की तो हर एक साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो ए बी साइड को मैंने ए ले लिया तो बी सी साइड भी क्या होगी, ए ही होगी। अब आपको बताया मैंने ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में ए सी हाइपोटेन्यूज है तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा सकते हो आप। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर। ए सी साइड कितनी है, 5 + 5 10 है तो 10 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 100 आ जाएगा। इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ए बी जो है वो स्क्वायर की साइड है जो हमने ए ली है तो ए का स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी सी का स्क्वायर। बी सी भी कितना है, ए है तो ए का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास लेफ्ट साइड में तो 100 ही आ जाएगा और राइट साइड में ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर कितना आ जाएगा, 2a स्क्वेयर। तो 2 दूसरी तरफ जाएगा, 100 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो 100 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करोगे, स्क्वेयर हटाओगे तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा, स्क्वेयर रूट लग जाएगा। और 50 का स्क्वेयर रूट कितना होगा, 50 को आप लिख सकते हो 25 × 2। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है इसलिए 5 बाहर आ जाएगा अंडरूट से और अंडरूट के अंदर कितना बचेगा, 2 बचेगा और साथ में सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5√2। अब ए के आगे आपके पास स्क्वायर की साइड, आपको निकालना क्या है, स्क्वायर का पेरीमीटर। स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 × a। ठीक है। ए तो आपके पास आ चुका है 5√2 कि 4 को 5√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20√2। तो 20√2 के आगे आपके पास स्क्वायर का पेरीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन ए यहां से सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 126 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 14 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब यहाँ से आपको सिलेंडर के फॉर्मूले पता होने चाहिए। पहला फॉर्मूला तो कर्व सरफेस एरिया का पता होना चाहिए। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRh। आर क्या होगा, जो सिलेंडर का बेस होता है उसका रेडियस जो है वो आर से डिनोट होगा और एच क्या होगी, सिलेंडर की हाइट होगी। तो कर्व सरफेस एरिया आ गया 2πRh और ये कितना दे रखा है, 126 पाई। ठीक है। अब देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 126 कटेगा कितना आएगा, 63 आ जाएगा। तो अब बचा कितना आपके पास, आर एच इज इक्वल टू 63। ठीक है। एच क्या है, सिलेंडर की हाइट जो कि आपको कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तो एच दूसरी तरफ जाएगा तो 63 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो 63/h आ जाएगा। तो एच की जगह मैं 14 लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब 63 और 14 दोनों 7 से कट जाते हैं। देखो 7 × 14 और 7 9 × 63। तो रेडियस कितना आ गया सिलेंडर का, 9/2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए था, रेडियस चाहिए था। हाइट तो आपको ऑलरेडी दी थी क्वेश्चन में। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। ठीक है। पाई की जगह तो आप पाई ही लिखोगे क्योंकि आंसर जो है वो पाई की फॉर्म में दे रखे हैं आपको। ठीक है।
आर स्क्वेयर का मतलब 9/2 का होल स्क्वेयर, तो 9 का स्क्वेयर 81 हो जाएगा, 2 का स्क्वेयर 4 हो जाएगा, इनटू एच आ जाएगा आपके पास 14 दे रखा है। 2 से ये 4 कटेगा तो 2 आ जाएगा, और 2 से 14 कटेगा तो 7 आ जाएगा, और तो कुछ कटेगा नहीं यहाँ से। अब न्यूमरेटर में क्या बचा आपका, 81 इंटू 7, 81 इंटू 7 करोगे कितना आएगा, 567 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2, और साथ में ये पाई भी है, ठीक है, तो 567 पाई अपॉन 2 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड का वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है ए बी एंड सी इन्वेस्टेड कैपिटल इन द रेशो 3:4:8 एट द एंड ऑफ द बिजनेस टर्म दे रिसीव द प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:3:5। व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर इन्वेस्टेड टाइम। तो देखो ए बी और सी ने एक बिजनेस में पैसे लगाए, और किस रेशो में लगाए, 3:4:8, और बिजनेस टर्म के एंड में उनको प्रॉफिट हुआ, उसकी रेशो क्या है, 2:3:5। तो आपको बताना है कि उन्होंने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया था, उसकी रेशो आपको बतानी है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, प्रॉफिट जो है वो इक्वल होता है किसके, कैपिटल इनटू टाइम। प्रॉफिट किसके इक्वल होगा, पूंजी जितने टाइम के लिए लगाई है, मतलब कैपिटल इनटू टाइम। अब देखो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले का यूज किसके लिए करेंगे, ए के लिए करेंगे, ठीक है। तो ए को जो प्रॉफिट हुआ उसकी रेशो कितनी है, 2 है, तो पी की जगह 2 लिख दो, इक्वल टू ए ने जो कैपिटल लगाई थी, यानी ए ने पूंजी लगाई थी, उसकी रेशो कितनी है, 3, तो सी की जगह 3 आ जाएगा, इनटू मान लो ए ने कितने टाइम के लिए पैसे लगाए, T1, तो टी की जगह T1 लिख लो। आगे बात समझ में। उसके बाद बात करते हैं बी की। बी की बात करें तो बी को प्रॉफिट हुआ, उसकी रेशो क्या है, 3 है, ठीक है ना, इक्वल टू बी ने जो पूंजी लगाई उसकी रेशो क्या है, 4 है, और मान लो बी ने कितने टाइम के लिए पैसे लगाए, T2 टाइम के लिए पैसे लगाए। इसी तरह से सी की बात करते हैं, तो सी को जो प्रॉफिट हुआ उसकी रेशो 5 है, सी ने जो कैपिटल लगाई थी, जो पूंजी लगाई थी, उसकी रेशो क्या है, 8 है, और मान लो सी ने T3 टाइम के लिए पैसे लगाए थे, ठीक है ना। अब क्या करो, आपके पास ये कितनी टर्म्स बन गई, 3 टर्म बन गई, 1 2 और 3। तो क्या करो, पहली और दूसरी टर्म को डिवाइड कर दो, तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, ठीक है, और राइट साइड में क्या आ जाएगा, 3T1/4T2, ठीक है। यहाँ से आप क्या करो, T1 और T2 की रेशो निकाल लो, तो T1/T2 कितना आ जाएगा, 4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 आ जाएगा, और 3 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 आ जाएगा। तो T1/T2 की रेशो कितनी बन जाएगी आपकी, 8/9। इसी तरह से 2 को 3 से डिवाइड कर दो, तो 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो लेफ्ट साइड में कितना आ जाएगा आपके पास, 3/5 आ जाएगा, ठीक है, और राइट साइड में कितना आ जाएगा, 4T2 डिवाइड बाय 8T3, ये आ जाएगा राइट साइड में, ठीक है। अब यहाँ से भी आप T2/T3 ये रेशो निकाल लो, तो क्या आ जाएगा, 8 3 से मल्टीप्लाई होगा 24 आएगा, अपॉन 5 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 आ जाएगा। अब 24 और 20 ये दोनों 4 से कट जाएंगे, तो 4 6 द 24 और 4 5 द 20, तो ये आ जाएगा आपका 6/5, ठीक है। तो T2/T3 इसकी रेशो बन गई 6/5। अब देखो दोनों रेशो को आप ध्यान से देखोगे तो T2 की रेशो यहाँ कितनी है, 9, और यहाँ पे T2 की रेशो कितनी है, 6 है, तो T2 की रेशो जो है दोनों जगह सेम होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, 9 और 6 कैल्शियम ले लो, 9 और 6 कैल्शियम कितना होता है, 18, तो T2 की रेशो आपको दोनों जगह क्या करनी है, 18 करनी है। कैसे होगी, यहाँ आपको 2 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ 3 से करना पड़ेगा।
अब अगर फर्स्ट रेशो में आपने अगर 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो T1 अपॉन T2 रेशो कितनी बन जाएगी, 8 टू द 16 अपॉन 9 टू द 18। इसी तरह से सेकेंड रेशो में आपने 6 को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, तो 5 जो कि डिनोमिनेटर में उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रेशो कितनी बन जाएगी, 18 अपॉन 15। ठीक है ना। अब देखो T2 की रेशो जो है दोनों जगह क्या होगी, 18 होगी। अब आपको निकालना क्या है, जितने टाइम के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया था उसकी रेशो आपको निकालनी है। यानी आपको निकालना है T1 रेशो T2 रेशो T3। ठीक है। तो T1 की रेशो कितनी आई है आपके पास, T1 की रेशो 16 है, T2 की 18 है। तो T1 की रेशो 16, T2 की 18 और T3 की 15 है। ठीक है। तो टाइम की रेशो क्या बन जाएगी आपके पास, 16 रेशो 18 रेशो 15। तो आंसर में देख लो आप, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम बाय 3 स्टूडेंट ए बी एंड सी आर 3/7, 5/9 एंड 1/5 रिस्पेक्टिवली। द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सोल्व्ड इज। अब देखो 3 स्टूडेंट ए बी और सी की किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है, 3/7, 5/9 एंड 1/5। तो प्रॉब्लम सोल्व होगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, देखो या तो अकेले ए ने प्रॉब्लम सोल्व की होगी, या अकेले बी ने की होगी, या अकेले सी ने प्रॉब्लम सोल्व की होगी। या पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि ए और बी दोनों ने मिलके, या बी और सी दोनों ने मिलके, या ए और सी दोनों ने मिलके प्रॉब्लम को सोल्व किया होगा। या फिर ये प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि ए बी और सी तीनों ने मिलके प्रॉब्लम को सोल्व किया होगा। तो हमें यहाँ पे अलग अलग पॉसिबिलिटीज लेनी पड़ेंगी। तो उससे अच्छा ये है कि हम पहले ये मान लें कि ना तो प्रॉब्लम ए से सॉल्व हुई, ना बी से हुई और ना सी से हुई। देखो वो कैसे निकालते हैं हम, देखो पहले तो आपको गिवन है कि ए की प्रोबेबिलिटी क्या है प्रॉब्लम सोल्व करने की, 3/7। तो पी ऑफ ए लिख लिया मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू सोल्व द प्रॉब्लम। अब ए की प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करने की, वो किससे डिनोट किया मैंने, पी ऑफ ए का बार। ये क्या है, ए की प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम नहीं सोल्व करने की। तो अगर सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी आपके पास है तो नहीं सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हो आप, सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर देते हो। ठीक है ना। ये 10th क्लास में आपने पढ़ा है। 7 - 3 कितना आ जाएगा, 4/7। तो ये ए की प्रोबेबिलिटी आएगी प्रॉब्लम नहीं सोल्व करने की। इसी तरह से बी की प्रोबेबिलिटी क्या है प्रॉब्लम सोल्व करने की, 5/9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू सोल्व द प्रॉब्लम कितना दिया हुआ है, 5/9। अब यहां से निकालेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू नॉट सोल्व द प्रॉब्लम। तो उसको बी बार से मैंने डिनोट कर दिया, तो वो कैसे निकालेंगे, 1 में से 5/9 को माइनस कर लेंगे, 4/9 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है ना। इसी तरह से सी की प्रोबेबिलिटी क्या है प्रॉब्लम को सोल्व करने की, 1/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी टू सोल्व द प्रॉब्लम इज इक्वल टू 1/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या होगी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करने की, तो 1 में से 1/5 को माइनस कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से हमें तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करने की। वो कैसे निकालेंगे हम, 4/7, 4/9 और 4/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। इन तीनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 4/7 इंटू 4/9 इंटू 4/5। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 64। और 7 9 = 63, 63 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 315 आ जाएगा। तो ये 64/315 क्या है, तीनों की प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करने की प्रोबेबिलिटी। आपको निकालना है क्या है कि प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए चाहे कोई भी कर दे। तो नहीं सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई 64/315। तो सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी,
1 में से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है ना, तो वो सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो एलसीएम कितना आ गया आपके पास 315, और ऊपर कितना बचेगा 315 माइनस 64, तो वो करोगे तो वो कितना आएगा 251। तो प्रॉब्लम सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई आपके पास 251 अपॉन 315, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है ए डिसहोनेस्ट डीलर मार्क्स अप हिज गुड्स बाय 50% एंड देन गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस। अपार्ट फ्रॉम दिस he uses a faulty balance which reads 1 kg for 900 gram. What is his net profit percentage rounded off to the nearest integer? अब एक बेईमान दुकानदार क्या कर रहा है, जितने में उसने वस्तु खरीदी है ना, वो 50% ऊपर जो है वो मार्क प्राइस लगा रहा है एक तो, और फिर जब वो बेच रहा है तो 20% का डिस्काउंट तो वो दे रहा है। इसके अलावा वो क्या कर रहा है, फाल्टी बैलेंस यानी गलत बैलेंस का वो यूज़ कर रहा है। और बैलेंस कैसा है, 1 kg की जगह वो 900 ग्राम ही मेजर करता है। तो आपको बताना है कि उसका नेट प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो देखो सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि उसने 1 kg वस्तु जो है 1000 रुपये में खरीदी है, ठीक है ना। खरीदने में वो कितने पैसे दे रहा है, 1000 रुपये, 1000 ग्राम के, 1 kg मतलब 1000 ग्राम के 1000 रुपये दे रहा है। और वो मार्क प्राइस कितना लगा रहा है, 50% ऊपर लगा रहा है। जितना कॉस्ट प्राइस है उसका 50% ऊपर लगा रहा है मार्क प्राइस। तो 1000 का 50% कितना होगा 500। तो मार्क प्राइस कितना लगा रहा है वो 1000 प्लस 500, 1500 वो क्या लगा रहा है, मार्क प्राइस लगा रहा है वस्तु के ऊपर। और डिस्काउंट दे रहा है 20% का। डिस्काउंट किस पे देगा वो, मार्क प्राइस पे देगा। तो 1500 पे 20% अगर वो डिस्काउंट देगा तो डिस्काउंट कितना हुआ, 300 रुपया डिस्काउंट हुआ। तो 1500 पे जब 300 रुपया डिस्काउंट दे दिया उसने, तो वस्तु को कितने में बेचेगा वो, 1200 में बेचेगा। यहाँ तक क्लियर है आपको बात। तो देखो इसके अलावा वो क्या कर रहा है, गलत बैलेंस का यूज़ कर रहा है। वो बैलेंस कैसा है, वो बैलेंस ऐसा है कि वो 1 kg की जगह 900 ग्राम ही मेजर कर रहा है। तो मतलब ये हुआ कि वो 1000 ग्राम चीज़ जो 1000 में तो खरीद रहा था पहले, पर अब गलत बैलेंस के कारण उसको खरीद कितने में पड़ रही है, यानी नया कॉस्ट प्राइस उसका क्या हो रहा है, सिर्फ 900 रुपया हो रहा है उसका नया कॉस्ट प्राइस, गलत बैलेंस के कारण। यानी उसको 1000 ग्राम चीज़ जो है वो कितने में पड़ रही है, 900 रुपये में पड़ रही है जब वो गलत मेजरिंग कर रहा है। तो ये नया कॉस्ट प्राइस उसको पड़ रहा है गलत मेजरिंग के कारण। तो अब देखो उसका नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, नया कॉस्ट प्राइस उसको 900 पड़ रहा है, ठीक है। सेलिंग प्राइस उसका 1200 ही है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 300 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। प्रॉफिट हुआ आपका 300 का। और प्रॉफिट निकलता है विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे नया वाला कॉस्ट प्राइस आएगा 900, इनटू आ जाएगा यहाँ पे 100। ये 2 जीरो से, ये 2 जीरो से कट जाएंगे। अब 300 डिवाइड बाय 9 कितना आएगा, ये 9 3 × 27, 3 बचा, 30 बना, फिर 9 3 × 27, तो 33.33 ये आएगा। पर आपको बोला है राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, नज़दीक वाला इंटीजर आपको लेना है, तो वो क्या आएगा 33 ही आएगा। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।